अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट लेक्चर को, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं और कुछ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो हैं ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल। ये आप लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और आज इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। Then sources of data, variable, qualitative variable, quantitative variable, discrete and continuous variable. So branches of statistics, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि स्टैट्स की दो ब्रांचेस हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील करती है विद कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा। और दूसरी हमारी ब्रांच है विच इज़ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और ये डील करती है विद ड्राइंग कंक्लूजन्स और मेकिंग डिसीजंस कंसर्निंग अ पॉपुलेशन बेस्ड ओनली ऑन सैम्पल डाटा। सो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं स्टैटिस्टिक्स की। पहली में जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्क्राइब से निकला है वर्ड। सो इसमें डाटा को हम डिस्क्राइब करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए जो जो टूल्स या स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी इस ब्रांच में होती है। हमारे पास डाटा आया, अब उस डाटा को हमने किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये सारा का सारा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें आप देखेंगे कि हम ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, टेबुलेशन करते हैं। सो ये सारा आप देख चुके हैं। मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें ग्राफ्स आ रहे होते हैं। और इसी तरह आजकल जैसे कोरोना का है तो कोरोना के बहुत सारे आपने ग्राफ्स देखे होंगे, बल्कि आप जब भी न्यूज़ या कोई भी आप उसके कोरोना के बारे में देखना चाहें कि क्या चल रही हैं आजकल केसेस, तो ग्राफ्स लाजमी साथ दिखाया जाता है। वो जो ग्राफ है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली डाटा है। और वो किस चीज़ का डाटा है, वो कोरोना के पेशेंट्स का भी हो सकता है, कोरोना के पेशेंट्स कोरोना से जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसका भी हो सकता है, रिकवरीज़ का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का होगा, बट वो बेसिकली डाटा होता है जिसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा होता है या ग्राफ के थ्रू उसको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। अब वो आप जब ग्राफ देखते हैं, उस ग्राफ को आप देखते ही पहचान जाते हैं कि ये जो डाटा है ये हमें क्या बता रहा था। हालांकि वो डाटा जो वो न्यूमेरिक फॉर्म में कलेक्ट किया गया होगा, लेकिन अब आपने उसको या अब हमने उसको ऐसी शक्ल में हम उसको लेके आए हैं कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि डाटा क्या कह रहा है। आपने एक ग्राफ देखा, फॉर एग्जांपल आपने मई या जून के महीने का ग्राफ देखा और उसमें आपने देखा कि वो ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और वो होता ही चला जा रहा है। और अब आपने देखते ही पहचान लिया कि ये जो महीना है इसके शुरू में जो है वो जितनी भी कोरोना पेशेंट्स थे वो इतने थे, कम थे, और जैसे जैसे मंथ आगे चलता गया कोरोना पेशेंट ज़्यादा होते गए और अभी भी वो पीक पे हैं। मतलब अगर ऐसा ग्राफ है कि वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है टिल द एंड ऑफ दैट मंथ, आप फ़ौरन से पहचान जाएंगे कि ये ग्राफ ये बता रहा है। तो बेसिकली ग्राफ क्या है, वो बेसिकली ग्राफ एक डाटा है। वो डाटा की बेस पे उसकी एक शक्ल निकाली गई है, उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि देखते ही डाटा खुद अपने आप को बता दे कि उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, वो खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर दे। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक या अंडर द ब्रांच डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं या डिसीजंस। कंक्लूजन्स और डिसीजन एक ही बात है। कंसर्निंग अ पॉपुलेशन बेस्ड ओनली ऑन सैम्पल डाटा। सो हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं पॉपुलेशन के बारे में, और आप समझ चुके हैं
आपको पता है कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो हम किसी भी पॉपुलेशन के लिए कोई डिसीजन करना चाह रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करेंगे। हम उसमें से एक सैंपल लेंगे और एक्चुअली जो हम काम करेंगे डाटा कलेक्ट करने का और उस डाटा से एनालाइज करने का, उस पर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने का, वो सारा का सारा उस सैंपल पे होगा, सैंपल डाटा पे होगा। और उस सैंपल डाटा से हम ये जानेंगे कि क्या हमें क्या कंक्लूजन करना चाहिए, या कि जो हमने सोचा है, या हमारा जो एक किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पॉपुलेशन के लिए हमारी सोच क्या है, हम क्या समझते हैं उस बारे में, या हमारे जहन में क्या हाइपोथेसिस है उसके लिए। अब वो चीज़ प्रूव करेगा ये सैंपल डाटा। हम उसी पॉपुलेशन से एक सैंपल लेंगे और उसी सैंपल को हम टेस्ट करेंगे, उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और फिर उसका रिज़ल्ट ये बताएगा कि जो हमने सोचा था या जो हमारे जहन में हाइपोथेसिस आया था या उस पॉपुलेशन के बारे में राय आई थी, वो सही थी या गलत थी। ये आता है अंडर द ब्रांच ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखें कि इसमें हम क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि कोई दवाई की कंपनी है और उन्होंने एक दवाई बनाई, उस कंपनी ने एक दवाई बनाई और उस पर काफ़ी अच्छी सी रिसर्च हुई, सर्वे हुआ और ये पता चला कि जी ये दवाई तो बहुत अच्छी साबित हुई है। पेशेंट्स और आम लोग भी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, पेशेंट्स भी और डॉक्टर्स भी बहुत सेटिस्फाइड हैं और वो रिकमेंड भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो इसका सक्सेस आप कह लेंगे तकरीबन, अगर हम कहेंगे 80 to 85% किसी एक उस कंपनी की इस दवाई का सक्सेस 80 to 85% तक आ गया। अच्छा, अब कुछ अर्से के बाद उसी कंपनी ने एक और दवाई निकाली और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस दवाई का सक्सेस क्या है। अब मेरे जहन में एक हाइपोथेसिस इसको हम कहते हैं, हमारे जहन ने मतलब मैंने ये सोचा या बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस मुझे आइडिया आया है कि मैंने सोचा कि इस दवाई को भी काफ़ी सक्सेस हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि इस दवाई का जो सक्सेस है वो तकरीबन 70% होगा। अगर उसका 80 to 85% है तो इसका 70% तो होगा। अब ये जो मैंने सोचा है या जो मैंने ख्याल किया है ये कहलाता है हाइपोथेसिस, और इसको सही या गलत प्रूव करेगा हमारा सैंपल डाटा। अब वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तो हम स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सिटी की बात कर रही हूँ तो मैं उस सिटी का हर बंदे को जाके नहीं पूछ सकती कि आपने ये दवाई खाई, आपने ये यूज़ की, और जिन लोगों ने ये दवाई यूज़ की मैं उनसे पूछूं कि जी आपको कैसा इफ़ेक्ट रहा इसका। एक एक बंदे को हम नहीं कर सकते अप्रोच। सो हम करेंगे सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग आपको पता है कि उसका एक पार्ट होता है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 200 या 300 लोग लिए और उसी सिटी में से, और उसमें से मैंने इन 200 या 300 लोगों में से रिसर्च की या सर्वे किया, जिस भी तरह मैंने डाटा ले लिया और लोगों के जवाब जो भी आए उसकी बेस पे अब हम चेक करेंगे कि जो मेरा हाइपोथेसिस था कि इतने % इसका सक्सेस होगा, क्या वो सही है या गलत। अब उस डाटा को हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज या टूल्स को अप्लाई करके फाइनली हमने ये कंक्लूड किया फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका सक्सेस तो 30% है। अब इसका मतलब ये है कि मेरा हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया, मैंने जो सोचा था या जो मेरी राय थी वो गलत साबित हो गई। अब वो सही भी हो सकती थी, हो सकता है वाकई में 70% आ जाता या 75 या 72 भी आ जाता या 69 आ जाता, तो हम कहते कि हाँ ठीक है, जो हमने सोचा था, जो हमारा हाइपोथेसिस था वो सही है। तो ये फील्ड कहलाती है या ये ब्रांच कहलाती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जो भी डाटा था उसको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं,
उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि वो है क्या डाटा, वो बता क्या रहा है, डाटा क्या ट्रेंड शो कर रहा है। और इन्फरेंशियल में हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और वो बेस करती हैं सारी की सारी हमारे सैम्पल डाटा पे। तो इसमें जो है इन दोनों में ये फ़र्क है। ओके, हाउ डू यू प्रेडिक्ट द विनर ऑफ एन इलेक्शन बिफोर द इलेक्शन टेक्स प्लेस। ये आपसे क्वेश्चन है मेरा कि इलेक्शन होने वाले हैं और आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि विनर कौन होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब होगा तो वो कोई एक ही होगा, और उसको अब वक्त से पहले तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। तो उस प्रिडिक्शन को हम किस तरह से करेंगे, मतलब आप किस तरह से ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से विनर कौन होगा। तो ये आप सोचें और सोच के बताएं कि हम, या आपने देखा भी होगा कि इलेक्शन से पहले किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है कि कौन विनर होगा। सो आप बेसिकली अपनी डेली रूटीन में इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्शन की बात ना करें, और बहुत सारे जो विनर्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पे विनर्स के लिए ये किया जा रहा होता है, प्रेडिक्शन दी जा रही होती है। अब वो किस बेस पे दी जा रही होती है या किस तरीके से दी जा रही होती है, ये हम अपनी डेली लाइफ में जगह जगह देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। और बहुत सारी हम वीडियोस ऐसी सोशल मीडिया पे भी देखते हैं जिसमें से जो ये कर रही होती हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं कि विनर कौन होगा। सो हम देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। By surveying a sample of the group, you can make a generalization about the entire group. तो हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जितने भी वो लोग होते हैं कि जिनको हम जो उसमें एक्ट कर सकते हैं या जो उसका पार्ट हो सकते हैं उस किसी भी फिनोमेना का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा कि इलेक्शन की बात हमने की कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितने भी वोटर्स हैं जो उस में उन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन तमाम की तमाम लिस्ट या वो तमाम के तमाम लोग पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब जाहिर सी बात है, प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक एक बंदे के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग हज़ारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनको, मतलब एक एक के पास जाके तो नहीं हम सर्वे कर सकते ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस पूरी पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल लेते हैं, यानी कि उनमें से चंद लोग ले लेते हैं और उनसे जाके आप सर्वे करें या इंटरव्यू करें, और उस इंटरव्यू की बेस पे हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन जीतने वाला है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है पॉपुलेशन, तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे वो लोग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्शन की एग्जांपल लें तो ये सारे वो लोग हैं जो कि वोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनमें से जो कि वोट कर सकते हैं, इनमें से हमने चंद लोग ले लिया। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन में से ये दो ले लिए, सेकंड में से ये दो, थर्ड में से ये दो, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और इन लोगों से जाके हमने पूछा और उस जवाब की या उस रिज़ल्ट की बेस पे हमने ये कंक्लूड किया कि या प्रिडिक्ट किया कि कौन विनर होगा। सो बाय सर्विंग अ सैम्पल ऑफ द ग्रुप यू कैन मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट द एंटायर ग्रुप। अच्छा, इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी कि आपने जो राय कायम करनी है वो पॉपुलेशन के लिए करनी है, बट यूज़ हम कर रहे हैं सैम्पल डाटा को। आप सारा का सारा काम जो कर रहे हैं वो सैम्पल पे कर रहे हैं। आपने पूरी पॉपुलेशन से नहीं जाके पूछा, लेकिन चंद लोगों से पूछा और उसका रिज़ल्ट हमने पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दिया। अब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ये जो सैम्पल है ये जो है इसके मुताबिक हम ये कहें कि वो विनर होगा, हम ये नहीं कहते। हम उस रिज़ल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं कि इस पॉपुलेशन को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसका ये कंक्लूजन आया है। The population is the entire group being studied. A sample is a part of the population being surveyed.
सो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अब यहाँ पे आपको ये दोबारा इस एग्जांपल से समझाया जा रहा है कि पॉपुलेशन वो इंटायर ग्रुप है जो कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन की इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि वो तमाम के तमाम लोग जो कि वोट कर सकते हैं वो पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी, और सैंपल वो उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हमने जाके सर्वे किया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा। सो डाटा के दो सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज़ डाटा that is collected by a researcher from first hand sources using methods like surveys, interviews or experiments. सो प्राइमरी डाटा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही थी कि जैसे मैंने किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी है या मैं कुछ कंक्लूड करना चाहती हूँ। अब मैंने उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ डाटा कलेक्ट करना होगा, और मैं कुछ फॉर्म बनाती हूँ, सर्वे मैं करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ फॉर्म्स बनाती हूँ और वो मैं लोगों को जाके देती हूँ और वो फिल करके मुझे वापस दे देते हैं। अब ये जो डाटा आया है मेरे पास, ये है फर्स्ट हैंड डाटा, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी और मैंने खुद जाके जो भी सैंपल में एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो जगह हैं, चाहे वो दरख्त हैं, जो भी हैं, मैंने जब डाटा लिया तो मैंने जाके फर्स्ट हैंड डाटा लिया है वहाँ से। मैंने खुद डाटा लिया है और वो डाटा मेरे पास आया है। सो ये कहलाता है फर्स्ट हैंड डाटा। इसी तरह इंटरव्यूज़ भी होते हैं। इंटरव्यू में आप जाते हैं लोगों के पास और डायरेक्ट लोगों से आप जाके सवाल करते हैं, किसी के थ्रू, या वो कोई कहीं से मतलब यूज़ डाटा नहीं आता वो हमारे पास, वो फर्स्ट हैंड डाटा आता है। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और हमने डायरेक्ट जाके वो इन्फॉर्मेशन ली और वो डायरेक्ट हमारे पास आई, हमारे हाथों में आई। ये कहलाता है प्राइमरी डाटा या फर्स्ट हैंड डाटा। इस तरह इंटरव्यूज़ हैं या एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में भी यही होता है कि हम किसी चीज़ पे कोई रिसर्च करना चाहते हैं और हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो डायरेक्ट हमारे पास आती हैं, फर्स्ट हैंड में आती हैं। अच्छा, जो सेकंड सोर्स है डाटा का वो है जी सेकेंडरी डाटा। Secondary data is data gathered from studies, surveys or experiments that have been done by other people or for their research. So secondary data वो डाटा है कि जो ऑलरेडी गैदर्ड हो चुका है किसी भी स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो यूज़ हो चुका है। Is data gathered from studies, surveys or experiments that have been run by other people or for other research. यानी कि पहले किसी ने उस डाटा को गैदर किया किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी सर्वे के लिए या एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और फिर उसको उन्होंने किसी भी रिसर्च के लिए या किसी भी और उनकी जो भी सर्वे होगा उसके लिए उन्होंने उसको रन भी किया, यानी कि उसको यूज़ किया, उस पर टूल्स लगाए, उसको जो है वो अंडर दी ये स्टैटिस्टिकल टूल्स लेके आए उसको। अब वो डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डाटा यूज़ करूँ डायरेक्ट लोगों से जाके, मैंने रिसर्च कोई भी करनी है, मैं डायरेक्ट कोई सर्वे खुद कंडक्ट करूँ और ख़ुद जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन या लोगों से डाटा लेके आऊँ, या मैं इंटरव्यू करूँ खुद जाके डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, या कोई भी एक्सपेरिमेंट खुद कंडक्ट करूँ और डायरेक्ट उसकी फाइंडिंग्स मेरे पास आए, तो ये कहलाएगा प्राइमरी डाटा। लेकिन मैं ये भी कर सकती हूँ, अब ये दोनों सोर्सेज ऑफ डाटा हैं, आप इनमें से कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने स्टडी कंडक्ट करनी है या आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप इनमें से कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं डाटा कलेक्ट, या आप ऑलरेडी कलेक्टेड एंड यूज डाटा को दोबारा से अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है कि जो ऑलरेडी गैदर्ड होता है और उसको अंडर दी स्टैटिस्टिकल टूल्स या वो यूज़ हो चुका होता है, वो रन हो चुका होता है। नाउ
सोर्सेज ऑफ डाटा, ये फ्लो चार्ट से यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि समझने में आसानी हो, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी जा रही हैं दोनों टाइप्स ऑफ डाटा की। डाटा जो है वो दो टाइप्स का है जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा जो है वो कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं या क्या क्या उसकी जो है वो कलेक्ट करने की सोर्सेज हैं, वो है जी आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर लें जाके, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से भी हो सकता है, क्वेश्चनर्स के थ्रू भी हो सकता है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं कि अगर आप प्राइमरी डाटा लेना चाह रहे हैं तो आप किन किन तरह से वो ले सकते हैं। देन लोकल करस्पॉन्डेंस, इंटरव्यू, सर्विस, तो ये सारे वो तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम प्राइमरी डाटा ले सकते हैं। देन कम्स दी सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स और बहुत सारे डाटा होते हैं। देन दी स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे भी बहुत सारा डाटा होता है। देन दी मिनी सीरीज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड PSLN। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। सो व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हम मैथ्स में अब तक पढ़ चुके हैं मीनिंग, और वो यही होता है कि वेरिएबल हम उसको कहते हैं कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती और वो चेंज हो सकती है, और इसको हम नॉर्मली XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैट्स में भी यूज़ होगा, बेसिक यही कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ पर्सन एज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अब यहाँ पे इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी आ रही है। तो अभी हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। स्टैट्स में वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई खसूसियत होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियत वेरी करती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, और इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल एज ऑफ अ पर्सन। तो ये जो एज है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक खसूसियत है, और ये वेरी भी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मैं आपकी क्लास में से हर स्टूडेंट का एज का डाटा लेना शुरू कर दूँ, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, मैं एक एक बंदे से उसकी एज का डाटा लूँ और लिखती चली जाऊँ, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या एज एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये खसूसियत है। यस, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स हम इसको कहेंगे वेरिएबल, दैट एज इज़ अ वेरिएबल। और फिर आप देखें कि क्या ये चेंज हो रही है, तो यस, एक बंदे की एज और दूसरी की एज चेंज हो सकती है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगी। कोई 20 का होगा, कोई 21 का, कोई 19 का, 18 का, ये डिपेंड करता है आपकी क्लास कौन सी। अगर तो आप BS के हैं, सेमेस्टर से भी फ़र्क पड़ता है, तो आपकी एज ऐसी होगी। अगर आप MSc के हैं तो फ़र्क होगा, अगर आप MPhil के हैं तो आपकी एज का वो फ़र्क आएगी वैल्यूज़, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। सो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है वेरिएबल, बिकॉज वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा जिस पे हम पॉपुलेशन होती है वो इंसान भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, चीज़ें, जगह कुछ भी हो सकती हैं। जिसको भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, और उसी का जो टोटल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस वो पॉपुलेशन होगी। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन यहाँ पे दी जा रही है, अ वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मेजर की जा सकती हो या काउंट की जा सकती हो, यानी कोई भी ऐसी खसूसियत है
जिसको आप मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो वो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में वेरिएबल कहलाती है. अ वेरिएबल में ऑल्सो बी कॉल्ड अ डाटा आइटम. सो एज, हाइट, वेट, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी एग्जांपल्स दी जा रही हैं वेरिएबल की. अब देखिए ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं. एज तो हमने डिस्कस कर लिया. हाइट, किसी भी बंदे की हाइट उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये भी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर आप इंसानों की हाइट करें तो एक बंदे की हाइट दूसरे बंदे से डिफरेंट हो सकती है. तो हाइट इज़ अ वेरिएबल. अगर आप चीज़ों की हाइट करें तो वो भी डिफ़र कर सकती है, एक चीज़ की हाइट दूसरी चीज़ से. अगर मैं आपको कहूँ कि इस रूम में जितना भी फर्नीचर पड़ा है उसकी हाइट को हमने मेजर करना है. सो उस कमरे का जितना भी फर्नीचर होगा वो पॉपुलेशन बन जाएगा और हर फर्नीचर के हर आइटम की जो हाइट है वो दूसरे आइटम से डिफ़र करेगी. इसी तरह वेट है वो भी डिफ़र करता है, चाहे इंसानों का हो, चाहे चीज़ों का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो. सो वेट इज़ अ वेरिएबल. देन बिजनेस इनकम, इनकम जो होती है वो अगर बिजनेस की भी हो वो भी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर बंदे की इनकम डिफरेंट होगी. एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी डिफरेंट होते हैं हर बंदे के या हर फैमिली के. कंट्री ऑफ बर्थ वो भी डिफरेंट हो सकती है. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्लास ग्रेड्स, आई कलर एंड व्हीकल टाइप्स आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स. तो ये सारी वो एग्जांपल हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये पर्सन टू पर्सन या थिंग टू थिंग या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती हैं. सो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ये कहलाएंगी वेरिएबल्स. वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल और डाटा. तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के ज़रिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताई जा रही हैं और फिर बाद में हम इन सारी टाइप्स को अच्छी तरह से समझेंगे. तो टाइप्स ऑफ डाटा या वेरिएबल्स, ठीक है. जब हम टाइप की बात करते हैं तो डाटा या वेरिएबल की एक ही बात होती है क्योंकि इनमें डाटा में भी वही कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो कि उस टाइप के वेरिएबल में होंगी. सो पहली टाइप है हमारे पास क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल. क्वालिटेटिव वेरिएबल और इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं और इसकी फर्दर टाइप्स नहीं है. दूसरी टाइप है डाटा की या वेरिएबल की, वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. और फर्दर इसकी आगे दो टाइप्स हैं विच इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल. तो सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल था वो था क्वालिटेटिव वेरिएबल. तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है. Variables with levels indicating different kinds or if the characteristics is non-numerical such as education, gender, eye color, quality, intelligence, poverty, satisfaction, etc. So qualitative variable एक ऐसा variable है कि जिसमें हमारे पास जो आंसर आएगा या जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं आएगी बल्कि वो वर्ड्स की फॉर्म में आती है. जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो नॉन न्यूमेरिकल होगी. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है जेंडर की या आई कलर, क्वालिटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. यानी कि आपने जब किसी से क्वेश्चन किया या सर्वे किया या आप किसी से कोई भी इंटरव्यू कर रहे हैं, जो जवाब आ रहा है या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो वर्ड्स की फॉर्म में है. अब यहाँ पे जो एग्जांपल की दी गई है जेंडर की, तो आप देखें कि वो अगर आप जेंडर पूछते हैं तो या वो मेल होगी या फीमेल होगी. आई कलर आप पूछते हैं तो जो भी आपने अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो फॉर एग्जांपल ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, हेज़ल है एंड ग्रे, ब्लू, सो ऑन. अब क्या इसका आंसर 1 2 3 में हो सकता है कि आप पूछें कि आई कलर क्या है और वो कहें कि 3 आई कलर है या 40 आई कलर है? ऐसे नहीं होता. आई कलर का आंसर जो होगा वो आपको वर्ड्स की फॉर्म में मिलेगा. इसी तरह जेंडर का भी जो आंसर है वो आपको वर्ड्स की फॉर्म में मिलेगा, इधर मेल और फीमेल. कोई ये तो नहीं कहेगा कि आप जेंडर आपके बताएं तो कहेंगे 10, जेंडर बताएं 40. या क्वालिटी आप देख लें, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो वो भी वर्ड्स की फॉर्म में बताई जाती है. देन इंटेलिजेंस,
पावर्टी, सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कि इन्फॉर्म करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। इनकी इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पे अब बताया गया सेटिस्फेक्शन का, ठीक है। तो आपने इसके जो भी ऑप्शन रखे होंगे, फॉर एग्जांपल इसके आप बना लें जो लेवल्स होते हैं डिफरेंट, गुड, बैड, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस बन सकते हैं। अब इसमें आप 40 नहीं कह सकते कि सेटिस्फेक्शन में आप चेक करें जी, आपने अगर पता करनी है तो आप कहेंगे जी 40 है, 30 है, 2 है, इस तरह नहीं होगा। आप इसके डिफरेंट लेवल्स रखेंगे सेटिस्फेक्शन के अपने ऑप्शंस में, और उन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वो चूज़ कर लेंगे। अगर आपने नहीं भी रखे, ऑप्शंस नहीं भी रखे, और आपने जो है वो ओपन आंसर किए हुए, तो भी जो इसका आंसर आएगा वो वर्ड्स में नहीं आएगा। जैसे अगर आप मुझे कहें कि, या आप क्वेश्चन करें कि आपकी एज क्या है, तो एज हमेशा नंबर्स में आएगी, 10 आएगी, 20, 40, 35, कुछ ऐसे आंसर आएगा। बट ऐसे वेरिएबल्स के जिनका जवाब या इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आ सकता, और वो आता है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। और अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। और क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहा जाता है और इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। वी कैन यूज़ कोडिंग फॉर दिस वेरिएबल। अच्छा, एक ये चीज़ यूज़ की जाती है कि समटाइम्स हम क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए कोडिंग यूज़ कर लेते हैं, और कोडिंग का वर्ड आपने बहुत सुना होगा और आपको शायद अंदाज़ा भी हो कि कोडिंग क्या होती है। कोडिंग ये होती है कि आपके जितने भी आंसर्स हैं वो वर्ड्स की फॉर्म में हैं, और आप हर वर्ड को या हर आंसर को एक नंबर असाइन कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जेंडर पूछनी है। अब जेंडर के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, आपने लिखा हुआ था मेल, फीमेल, और साथ ही आपने ये बता दिया कि मेल के लिए जो कोड है या जो आंसर आपने यूज़ करना है वो है 0, और फीमेल के लिए आपने यूज़ करना है 1। तो ये कहलाती है कोडिंग। और हम ये चीज़ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर में आप बता दें क्वेश्चन में साथ ही के 0 किसके लिए है, मेल के लिए, और 1 फीमेल के लिए, तो आप आंसर्स भी आपको इसी तरह मिलेंगे 01 01, और आपको पता चल जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आई कलर है और आपने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ब्लू एंड हेज़ल। अब आपने हर कलर को एक एक नंबर असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल ब्लैक को 1, ब्राउन को 2, ब्लू को 3, ग्रे को 4 एंड हेज़ल को 5। सो आपने हर आंसर को एक एक नंबर असाइन कर दिया है, वो अपनी आसानी के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये वेरिएबल एक दूसरा वेरिएबल बन गया है, अब ये क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं रहा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। ये अभी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, बट ये जो हमने इसको नंबर असाइन किए हैं ये कहलाती है कोडिंग। और कोडिंग यूज़ करके ये क्वालिटेटिव वेरिएबल दूसरा टाइप में नहीं चला जाएगा, क्वांटिटेटिव नहीं बन जाएगा, ये रहेगा क्वालिटेटिव ही। बस वो हमने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जब हम इसको स्टैटिस्टिकली आगे हैंडल करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आसान हो जाती है इस तरह से करना। देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप विच इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल्स विद लेवल्स इंडिकेटिंग डिफरेंट अमाउंट्स, और a variable is called a quantitative variable when a characteristic can be expressed numerically. For example, age, weight, height, income, or number of children. So quantitative variable एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसमें आंसर या इंफॉर्मेशन आते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास। और यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं वेट की, हाइट की, तो आप देखें कि जब भी आप वेट पूछें किसी से, आपने सर्च करनी है, स्टडी करनी है वेट की, तो उसका जब भी आंसर आएगा वो हमेशा नंबर्स में आएगा। वेट कोई भी नंबर होता है। हाई, इसी तरह हाइट भी जब भी आप पूछेंगे या स्टडी करेंगे तो हर बंदे की हाइट या किसी भी चीज़ की हाइट, किसी भी चीज़ की आप कर लें या इंसान की,
वो हमेशा नंबर्स में आएगी। देन इनकम भी नंबर्स में आएगी, ये भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, एक्सेट्रा। सो अब जो हमारे पास ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जिसमें हमने कहा कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास वो नंबर्स की फॉर्म में आती है। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल को। A discrete variable is one that take only a discrete set of integers or whole numbers, that is the values are taken by jumps or breaks. A discrete variable count data such as the number of persons in a family, the number of rooms in a house, the number of deaths in an accident, the income of an individual. तो डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल तो है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की ही एक टाइप है। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट वेरिएबल की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि इन फॉर्म ऑफ नंबर्स होगी, इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स नहीं होगी, नंबर्स की फॉर्म में होगी। अच्छा, अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी है ऐसी कि जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल है, वो ये है कि इट कैन टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स और होल नंबर्स। जो इसके आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो सिर्फ इंटीजर्स या होल नंबर्स होंगे, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स या आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं कि अगर किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन है या जो उसका डाटा आया है वो सिर्फ होल नंबर्स में या इंटीजर्स की फॉर्म में आ सकता है, वो पॉइंट्स में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता पॉइंट्स में, वो वेरिएबल कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे पहली एग्जांपल दी गई है विच इज़ नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली। अब नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली ये एक वेरिएबल है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, सो इट इज़ अ वेरिएबल। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ पर्सन कहा गया तो या वो 5 होंगे 10 होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटेटिव है, इसका जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये न्यूमेरिकल फॉर्म सिर्फ होल नंबर्स या इंटीजर ही हो सकती है या इसका जवाब पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली, क्या कभी ऐसा आपने सुना या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली कितने हैं, वो 3.5 है या 4.5 है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब भी आप नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली काउंट करते हैं तो वो हमेशा होल नंबर्स या इंटीजर्स होते हैं, 7 होंगे, 2 होंगे, 5, 10, 11 इसी तरह होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उसमें 4 लोग तो बड़े हैं, तो आपने कहा कि ये 4 हो गया, और एक जो है वो बच्चा है जो कि 3 साल का है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बड़े जो थे वो 4 थे तो 4 वो हो गया, और ये बच्चा क्योंकि छोटा है तो हम इसको 0.5 कंसिडर करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि इस फैमिली में 4.5 लोग हैं क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो पूरा एक इंडिविजुअल कंसिडर होगा। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज़ देगा या हमेशा होल नंबर्स में आंसर देगा। 1 होंगे, 2 होंगे, 0 भी हो सकते हैं, किसी फैमिली में कोई भी बंदा ना हो 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन पॉइंट्स में नहीं हो सकते। इसी तरह जो सेकेंड एग्जांपल दी गई है विच इज़ द नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस। किसी भी घर में कमरे कितने हैं, अब वो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 हैं, 6 हैं, इसी तरह है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 4 कमरे तो बड़े हैं और एक कमरा छोटा है तो इसमें 4.5 रूम्स हैं, क्योंकि वो छोटा है और बाकी 4 कमरे बड़े हैं। ऐसा कभी आपने सुना या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो कमरा छोटा है चाहे वो बड़ा, वो जैसा भी है,
वो एक रूम या एक इंडिविजुअल काउंट होगा। सो हम कहेंगे कि इस घर में पूरे 5 कमरे हैं। इसी तरह अगली एग्जांपल है द नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एक्सीडेंट। तो वो भी आप देखें कि जितनी भी डेथ्स हैं वो सारी की सारी की पूरी कंसिडर होंगी, चाहे वो एक बच्चे की डेथ हुई है या बड़े की है या बूढ़े की है, वो एक पूरी डेथ कंसिडर होगी। देन अगली एग्जांपल है द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इसी तरह इनकम भी किसी भी इंडिविजुअल की वो भी होल नंबर्स में ही शो की जाएगी। हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल। A continuous variable is that if it can take on any value, fractional or integral, within a given interval. A continuous variable represents measurement data such that age of a person, the height of a plant, the weight of a commodity, the temperature at a place, etc. So उसी के अगर आप देखें कि अगेंस्ट जो हमारे पास ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, ये एक ऐसा वेरिएबल है कि जो वैल्यूज़ ले सकता है, होल नंबर्स में भी हो सकती हैं बट इसमें फ्रैक्शनल में भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें वैल्यूज़ हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में तो आएंगी बट वो पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, डेसिमल्स में भी आ सकती हैं। अ कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट मेजरमेंट डाटा, और यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो है एज ऑफ अ पर्सन, क्योंकि एज जो है वो न्यूमेरिकली आएगी। आपके पास 2 साल, तो आप देखें कि जिस तरह हम बताते हैं एज 2 साल 2.5 साल, स्पेशली बच्चों की एज जो है वो इस तरह ही बताई जाती है। बड़े होके तो जैसे हम लोग अपना हाफ ईयर काउंट इतना नहीं करते। अगर हम 22 के हैं तो आप 22 बोलेंगे, अगर आप 23 के हो चुके हैं तो आप 23 ही बोलेंगे, चाहे आपके 8 मंथ्स या 10 मंथ्स या आप 11 मंथ्स बेशक हो चुके हैं आपको, तो आप वही बोलेंगे। लेकिन जैसे नॉर्मली बच्चों की बताई जाती है एज के 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2.5 साल का है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की एज को हम पॉइंट्स में शो कर सकते हैं, तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। देन द हाइट ऑफ अ प्लांट, किसी भी प्लांट की हाइट आप देखिए, जो हाइट की मेजरमेंट है वो बेसिकली लेंथ की मेजरमेंट है और वो पॉइंट्स में आ सकती है। इसी तरह वेट ऑफ अ कमोडिटी, वेट जो है वो भी एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि पॉइंट्स में आ सकती है। वेट 4 kg भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप कोई भी सब्ज़ी टमाटर आलू वगैरह लेने जाते हैं तो आप 2 किलो भी ले सकते हैं और आप 2.5 किलो भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही लेंगे या 3 किलो ही ले सकते हैं, नहीं। आप वेट क्योंकि एक कंटिन्यूस वेरिएबल है तो ये 2.5 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी मेजर करें 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। इसी तरह द टेम्परेचर एट अ प्लेस, तो इसी तरह टेम्परेचर जो है वो भी पॉइंट्स में शो हो सकता है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ और इसमें से आपने बताने हैं कि ये वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, तो ये आपने होमवर्क में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।